गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट किया था, याद होगा, और इसके 3 अजम्पशन हमने देखा था। क्या थे 3 अजम्पशन? क्या अजम्पशन थे? देखो एक बार। पहला अजम्पशन ये था कि जो रिलेशन आउटपुट और इनपुट का है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी आज का ये रिलेशन आगे का और अलग हो सकता है, ये हमने देखा था। सेकेंड, हमने ये देखा था कि जो भी हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अभी यूज़ कर रहे हैं हमेशा वही करें, मतलब इनोवेशन अगर कुछ होता है तो उसके कारण प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, तो जो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट है उसके अंदर चेंज आ सकता है अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो। और तीसरा अजम्पशन ये था कि जो इनपुट कॉम्बिनेशन आर इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर फंक्शन, आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन इट हैड मैक्सिमम लेवल, मतलब जो भी इनपुट आउटपुट हम अभी फिलहाल कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, इससे जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं इस पे जो आउटपुट हमारा निकल रहा है वो मैक्सिमम है, यानी हम अभी मैक्सिमम इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी जो भी हमारा इनपुट है वो बेस्ट है, मैक्सिमम हमको आउटपुट मिल रहा है। आज हम आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अभी तो ये तो फालतू पार्ट था, इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेशन? सबसे पहले एक बार ये फॉर्मूला देखिए। ये फॉर्मूला देख के क्या समझ में आ रहा है? क्वांटिटी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। क्वांटिटी ये पता है क्यू मतलब आउटपुट होता है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट हमारा निकल रहा है। तो इनपुट क्या है? लेबर और कैपिटल, यानी कितना लेबर कितना कैपिटल लगाते हैं उस हिसाब से आपका आउटपुट निकलेगा, ऐसा ये प्रोडक्शन फंक्शन इक्वेशन बोलती है। तो सर रॉ मटेरियल कहाँ गए, लेबर कहाँ गए? लेबर तो आ गया, रॉ मटेरियल, मशीन, टेक्नोलॉजी, ये सब आप कैपिटल से खरीदोगे, ऐसा इसका कहना है। जितना ज़्यादा आप पैसा डालोगे उतनी आप मशीन खरीदोगे, उतना आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उतनी आप टेक्नोलॉजी खरीदोगे, ये सारी चीज़ें आप इस कैपिटल से खरीदोगे, प्लस उसमें लेबर लगाओगे, तो आपका आउटपुट निकल के आएगा, ऐसा इस इक्वेशन का कहना। आई बात समझ में? तो ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका आउटपुट ज़्यादा रहेगा। बराबर है? ये बिल्कुल बराबर है, कोई हरकत नहीं है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The relation between maximum amount of output that can be produced and the input required to make that output as is defined for a given state of technology, that is maximum amount of output that can be produced with a given quantities of input under a given state of technical knowledge। ऐसा सैमुअलसन ने डेफिनेशन दी है। अब आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं है एग्जाम में, इसलिए सिर्फ ये ध्यान में रखो तो ज़्यादा बढ़िया। आई बस समझे? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड यानी क्या होता? कम समय के लिए, महीना 2 महीना 6 महीना ज़्यादा ज़्यादा। और लॉन्ग रन पीरियड ईयर्स, 1 साल 2 साल 3 साल, बराबर है। अब एक सिंपल बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बेसिक सवाल। आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो अपन खुद ही है, तो इसको साइड रख देते, भैया हम ही सब कुछ कर रहे हैं, बराबर है। शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म यानी महीना 2 महीना 3 महीना, 1 दिन 2 दिन, सब शॉर्ट टर्म में आ जाता है। अगर इनमें से वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2, वेरिएबल नंबर फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 3, मैं इन 3 को नाम दे देता हूँ। शॉर्ट रन में बेटा आप कौन सा चेंज कर सकते हो? लेबर, लैंड कर सकते चेंज शॉर्ट रन में, मतलब महीना 2 महीना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब आ गया, उसमें कर सकते क्या? नहीं सर, जमीन कहाँ से लाएंगे, 1 दिन में जमीन मिलती क्या? कोई गारंटी नहीं है। लेबर 1 घंटे में भी चेंज कर सकते हैं। अरे भैया और लेबर की मतलब बढ़ा कम ज़्यादा कर सकते क्या? ये बोल रहा हूँ, कर सकते। कैपिटल एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कभी क्या होता है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, जब ज़रूरत रहती है तब मिलता ही नहीं है, और जब ज़रूरत नहीं रहती तब बहुत मिलता है। लेकिन क्या मैं बोलूँ 4 घंटे में 1 करोड़ रुपए जमा कर दो, तो कैन यू चेंज? नो, नॉट पॉसिबल। 1 2 दिन 3 दिन लगेंगे। बैंक में भी लोन की एप्लीकेशन देंगे तो 15-20 दिन लगेंगे पास होने के लिए, डिसबर्समेंट में। एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती, रिजेक्ट भी हो सकती। पब्लिक इशू लाना है तो भी तो 6 महीने का काम है। यस और नो? तो कैपिटल जो है
वो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेबर तो पक्का वेरिएबल है, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। लैंड पॉसिबल ही नहीं है, इसे बहुत टाइम लगता है, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है। इन्हीं सवालों को मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ, लॉन्ग पीरियड में कैसे क्या होगा, क्या चेंज कर सकते? लैंड चेंज कर सकते लॉन्ग पीरियड में? हाँ बिल्कुल मिल सकता। लेबर तो सवाल ही नहीं उठता। कैपिटल? यस, 100%। दैट मीन्स आई ड्रॉ वन कंक्लूजन, इन शॉर्ट रन, ये लॉ 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 की वर्डिंग से, मेरी नहीं, मतलब ये जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम पढ़ने वाले हैं और जिस भी इंसान ने ये लॉ बनाया था उसका कहना है, इन शॉर्ट रन लेबर इज वेरिएबल, रेस्ट ऑल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड, फिक्स नहीं है, हम मान रहे कंसीडर्ड फिक्स्ड। बोल सकते ऐसा कोई हरकत नहीं है, बोल सकते हो। इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन क्या लिखूं? ऑल वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, बराबर। बस ये बेसिक ध्यान में रखते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा शॉर्ट रन लॉन्ग रन। और आज ये हम लोग स्टार्ट करके मेरे ख्याल से ग्राफ तक हम लोग पक्का पहुंच जाएंगे। हमारा लॉ भले ही कंप्लीट नहीं हो, लेकिन काफ़ी सारा हो जाएगा, बेस पूरा आज बन ही जाएगा। शॉर्ट पीरियड, it is a period of time which is too short for firms to install new machine, capital equipment to increase production। बहुत कम समय है, हम इसमें ये सब नहीं कर सकते। और लॉन्ग पीरियड बहुत समय, इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सब कुछ चेंज कर सकते, नई मशीन भी ला सकते, नई जमीन भी खरीद सकते, लेबर तो ला ही सकते, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं। तो इसमें फिक्स फैक्टर क्या हुआ? ओनली वन फैक्टर इज केप्ट फिक्स्ड कांस्टेंट, जनरली लैंड, कैपिटल और एंटरप्राइज इज टेकन एज फिक्स्ड। किसी एक चीज को आप कांस्टेंट रख सकते हो। देयर इज नो फिक्स फैक्ट, इसमें कुछ फिक्स्ड रहता है क्या? नहीं, सब कुछ वेरिएबल है सर। इसमें वेरिएबल कौन सा हुआ फिर? ओनली लेबर इज वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अदर देन फिक्स्ड आर वेरिएबल। एग्जाम्पल, लेबर को आप तुरंत बढ़ा सकते, रॉ मटेरियल भी आप तुरंत ला सकते कभी भी खरीद के, तो ये दोनों वेरिएबल पकड़ते हैं। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, यहाँ तो सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल। लेकिन जब लॉ पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो हमने एग्जाम्पल लेबर का लिया है कि यहाँ पे लेबर वेरिएबल है, बाकी फिक्स्ड है, और यहाँ पे सब कुछ वेरिएबल है, बराबर है। इस लॉ को, लॉन्ग रन वाले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये है लॉन्ग रन। और ये शॉर्ट रन वाले को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये लिख कर दिया है बेटा, कोई चिंता की बात नहीं, सब लिख के दिया है। आगे चलते, अरे लिखा हुआ है, इसको क्या लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। यानी रिटर्न्स टू स्केल आ गया कि आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लॉन्ग रन वाली बात है, और वेरिएबल प्रोपोर्शन आया मतलब आप समझ जाना कि ये शॉर्ट रन वाली बात है। सिंपल, ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। proportion between factor changes, more use of variable factor, keeping fixed factor as constant। यहाँ पे तो सब कुछ quantity of factor changes, more use of all factors, keeping the proportion as constant। मतलब समझा? फर्स्ट केस में हो क्या रहा है, हम लेबर को वेरी करते जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक आधी फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रख रहे हैं। यहाँ पे तो सब कुछ वेरिएबल है, लॉन्ग रन में तो सब कुछ वेरिएबल है, हम सिर्फ उसका प्रोपोर्शन कांस्टेंट रखेंगे। मतलब पता है क्या हुआ? एक लेबर और 3 कैपिटल मान लो हमको लगता है, क्या लगता है? हमारा प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी चीज़ का हमको 1 लेबर 3 कैपिटल लगता है। तो अगर हम सब कुछ वेरिएबल है, बढ़ाना है तो पता है कैसे बढ़ाएंगे? 2 लेबर 6 कैपिटल, और बढ़ाना है तो 3 लेबर 9 कैपिटल, और बढ़ाना है तो 4 लेबर 12 कैपिटल। मतलब मैं रेशो 1:3 ये फिक्स्ड रखूंगा और इसी हिसाब से बढ़ाऊंगा। कोई बोलेगा नहीं 2 लेबर और 5 कैपिटल, तो नहीं, ऐसा नहीं। मैं किस हिसाब से बढ़ाऊंगा? कांस्टेंट प्रपोर्शन में बढ़ाऊंगा। पहला प्रपोर्शन मेरा क्या था? 1:3, दूसरा क्या है? 1:3, ये भी 1:3, ये भी 1:3। आई बात समझ में? बढ़ाना है तो कांस्टेंट प्रपोर्शन में बढ़ाना, नहीं तो बढ़ाना ही मत। यानी एक लेबर लेके आया तो मुझे 3 कैपिटल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ वेरिएबल है यहाँ तो। आई बात समझ? लेकिन प्रपोर्शन सेम रखना, ये हमने तय कर।
तो शॉर्ट रन नहीं, ये लॉन्ग रन पढ़ा रहा मैं अभी। ये लॉन्ग रन, ये देखो ना, प्रपोर्शन इज कांस्टेंट। ये प्रपोर्शन मतलब जो प्रपोर्शन है ना 1:3 वाला, ये कांस्टेंट रखना है। ये मैं लॉन्ग रन बता रहा। शॉर्ट रन में तो सिर्फ लेबर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट पकड़ना। ठीक, ये समझ आया? ये समझा क्या? आगे चले। अब ये दो आदमी थे, कॉब और डॉगलस नाम के, इन्होंने एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, कुछ नहीं थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के दिया है। ये कहते हैं Q इज इक्वल्स टू के एल ए सी 1 माइनस ए। Q यानी आउटपुट, L यानी लेबर, C यानी कैपिटल, और K और A जो है पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। ऐसा इनका कहना था। क्या बोलते हैं ये? पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ, इनके बारे में पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। Paul H. Douglas and C.W. Cobb of USA studied the production functions of American manufacturing industry. इन्होंने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ये स्टडी किया। अच्छा एक बात बताओ, हाँ एक नहीं बाद में पूछता हूँ। In its original form, this production functions applies not to an individual firm but to whole manufacturing in United States. इसका मतलब क्या हुआ? इन्हीं का कहना है कि ये जो हमने इक्वेशन, ये जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, किसी इंडिविजुअल को अप्लाई नहीं होता, पूरी यूएसए को देखते हुए हमने बनाया है। यानी पूरे इकोनॉमी को, यूएसए की इकोनॉमी को, पूरे यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए हमने बनाया है। ऐसा इनका कहना है। पर ये जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा, मतलब ये इनका लॉ है, तो इन्होंने क्या बोला वो समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आजकल वैसे ये इतना सा नहीं है, ये कई पन्नों में है, लेकिन आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट में सिर्फ टच करके इसको आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जनरली नहीं आता इसके ऊपर, लेकिन सिलेबस में है, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। अब इनका कहना है इन दिस केस आउटपुट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इनपुट्स यूज्ड आर लेबर एंड कैपिटल। कौन से इनपुट यूज हो रहे हैं? लेबर और कैपिटल, और आउटपुट जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन निकल के आता है। इनकी इक्वेशन ये कहती है कि आउटपुट इज इक्वल्स टू के इंटू एल टू द पावर ए इंटू सी टू द पावर 1 माइनस ए। ए एक कांस्टेंट है, ए क्या है? कांस्टेंट है, और के जो है वो भी कांस्टेंट है। दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? पॉजिटिव कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। L के ऊपर A लगाया, C के ऊपर 1 माइनस ए लगाया, मतलब क्या हुआ इसका? A अगर 100 है और L के ऊपर मैं 40 लगा चुका हूं, तो C पे के लिए कितना बचेगा? 60। आई बात समझ में? फिर से बताता हूं। मैंने बोला A जो है वो 100 है फॉर एग्जाम्पल। लेबर के ऊपर कितना लिखना पड़ेगा? A 100 L टू द पावर A, और C के ऊपर क्या पावर है? समझी बात? और ये आपको बड़े बचा हुआ आपको लिखना पड़ा। अभी 100 यानी ऐसा पॉइंट में रहता है जनरली, यानी जितना लेबर लग गया बचा हुआ कैपिटल, जितना लेबर लग गया बचा हुआ कैपिटल। अभी आप इससे ऊपर क्या बोला? ये थर्ड लाइन में आउटपुट क्या होता है? इट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इनपुट आर यूज्ड आर लेबर एंड कैपिटल। यानी ये साइड आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आउटपुट है, और इसमें क्या यूज हो रहा है? दो वेरिएबल, एक दो चीज यूज हो रही है, एक लेबर और दूसरा कैपिटल। तो भैया ये कहता है लेबर जितना लगाते हो बचा हुआ कैपिटल। टोटल मान लीजिए 100 है और 60 लेबर लगा दिया, तो बचा क्या? कैपिटल। इसीलिए ये ए और 1 माइनस ए का कंसेप्ट लाया। पहले लेबर देख लो, लेबर में से जो बचा वो कैपिटल। अब इन्होंने ये पूरी स्टडी का हमको डिटेल्स निकाल के दे दिए, यानी ये कैसे क्या हो रहा वो नहीं बताया, सीधा कंक्लूजन पे आ गए। कंक्लूजन क्या? सुनो, इनका कहना है कि कंक्लूजन ड्रॉन इज दिस फेमस स्टैटिस्टिकल स्टडी इज, मतलब ये जो फेमस स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्होंने की उससे कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। इनका कहना है कि लेबर जो है वो 3/4 कंट्रीब्यूशन करता है, और कैपिटल जो है वो 1/4 कंट्रीब्यूशन करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए।
मान लीजिए मुझे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे 75 करोड़ रुपए का लेबर लगाना पड़ेगा 3/4, और 25 करोड़ का लेबर लगाना पड़ेगा 1/4। बस ये इसका कंक्लूजन है पूरी स्टडी का। और आपके सिलेबस में सिर्फ कंक्लूजन दिया है, ये कैसे डिराइव हुआ फॉर्मूला, कहाँ से आया, इस पे क्या एग्जाम्पल थे, कोई ग्राफ आप बना क्या, कुछ नहीं। अपने को सिर्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आया तो भी ये कंक्लूजन पे आएगा। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या इन्होंने ड्रॉ किया। अब ये ऐसा होता क्या जी, इन्होंने बोल दिया 3/4 लेबर ही लगेगा 1/4, कैसा होता क्या, सच्ची बताना। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करती है ये चीज़ तो, और टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो लेबर कम होता जाता है, कैपिटल बढ़ता जाता है। यस और नो? ऑल्दो कॉब्स डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन सफर्स फ्रॉम मैनी शॉर्टकमिंग्स, बहुत ड्रॉबैक है इसके। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एज एन अप्रोक्सीमेशन। ये सिर्फ क्या है, एक अप्रोक्सीमेट है, ये बराबर नहीं है, इसीलिए आपके सिलेबस में इसको टच एंड गो करा। तो दो चीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला इसकी इक्वेशन, दूसरा इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? अरे अभी तो पढ़ाया, आउटपुट जो है वो लेबर, कितना लेबर बढ़ेगा तो कितना लेबर लगाना है, 3/4 लेबर और 1/4 कैपिटल। और इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल्स टू K इंटू L टू द पावर A इंटू C टू द पावर 1 माइनस A, where L is labor, C is capital, K and A are positive constants। बस इतना ध्यान में रख लो, और इसके अलावा कुछ नहीं। और नाम से पता चलता ना किसने लिखा है, डॉगलस और कॉब नाम के यूएसए के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया। और एक चीज़, ये इंडिविजुअल फर्म को अप्लाई नहीं होता, ये इन्होंने पूरे यूएसए की इकोनॉमी के हिसाब से स्टडी किया है। आई बात समझ लो? अरे हाँ कि ना। अब हम आते हैं कुछ और चीज़ों पे, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ पे। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बोला? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा हम ये देखें, और इसमें थोड़ा बेटा करेक्शन है, पहले तो वो कर लो आप, जो गलती है वो मैं करेक्ट करवा देता हूँ एक बार। सबसे पहले जो फोर्थ में ये 2150 दिख रहा है, इसको काट के 2200 कर दो, 1 बाय 1। सब लोग साथ में फटाफट करो। 2200 कर दिया, इसके बाजू में भी चेंज हो जाएगा, इसको भी 2200 करो। फिर इसका आंसर भी चेंज होगा, 550 आएगा, और यहां भी चेंज हो जाएगा, 2200 माइनस 1650, 550। किया चेंज सबने? हाँ कि ना? ये 2600 बराबर है, ये बराबर है, यहां और एक चेंज होगा, ये पुराना 2150 था, इसको 2200 कर दो, और उसके कारण यहां पे आ जाएगा 400। किया चेंज? एक चेंज और कराना पड़ेगा, ये जो 3750 है इसको 3800 कर दो, 3800। इसका इफेक्टिव चेंज यहाँ पे भी आएगा, 3800 डिवाइड बाय 9 करें तो 422 आता है, 422.22। यहाँ 3750 का फिर 3800 हो जाएगा, और ये 150 ना हर के 200 आएगा। यहाँ भी 3750 का 3800 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। बस इतना कर दो। किया चेंज? कर दिया? चलिए ठीक। एक ये हम जो पढ़ रहे बेटा, ये टोटल प्रोडक्ट शेड्यूल है, ध्यान से सिर्फ ये चार्ट समझना, बाकी सब दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल दो। बस ये क्या लिखा है, कैसे आया, देखते हैं। इन अवर एग्जाम्पल, लेबर इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल फैक्टर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद करो, लेबर को वेरिएबल, बाकी सबको फिक्स। ठीक है, तो वेरी क्वांटिटी हम किसकी बढ़ाते जाएंगे? लेबर की। 1 लेबर लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, 6 लगाया, 7, 8, 9, 10, 11 लाइन से दिया। 1 लेबर लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल आपका आउटपुट निकलता है वो 500 यूनिट का निकलता है।
2 लगाते हैं तो 1050 निकलता है, 3 लगाते हैं तो 1650 निकलता है, 4 लगाया तो 2200 निकला, 5 लगाया तो 2600, 6 लगाया तो 3000, 7 लगाया तो 3350, 8 लगाया तो 3600, 9 लगाया तो 3800, 10 लगाया तो भी 3800, 11 लगाया तो कम हो गया। कम कैसे हुआ सर? लेबर बढ़ाने से प्रोडक्ट कम कैसे होता? ऐसा होता है क्या? क्यों क्यों क्यों? नहीं नहीं नहीं, रॉ मटेरियल भरपूर है, वो छोड़ दो। ये समझ लीजिए इतना खेत है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लेबर लगाया तो काम थोड़ा कम होगा, 2 लगाएंगे तो काम एफिशिएंटली होगा, 3 लगाया तो भी काम बढ़ेगा, 4 लगाया बढ़ेगा, 5 लगाएंगे तो काम जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, थोड़ा कम बढ़ेगा क्योंकि सारी बातें करेंगे आपस में बैठ के। फिर 6वां लगाया तो और का टाइम पास, एक के बीच में दूसरा आएगा, जगह कम पड़ती जाएंगी। 7, 8, 9, 10 तक थोड़ा थोड़ा आउटपुट बढ़ा, 11वें में ऐसा, 10वें में शायद कुछ भी आउटपुट नहीं बढ़ा। 9 लगाओ चाहे 10 लगाओ, बात एक ही है। और 11वां लगाएंगे तो उल्टा एक खाली बैठा रहेगा तो, और वो दूसरे को भी काम करने नहीं देगा और आउटपुट कम हो जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली लेबर के केस में होता कि नहीं होता? रख के देख लेना लेबर को, आपस में टाइम पास करते गप्पे मारते रहते है कि नहीं? इसलिए बोलते ना जितने लेबर है उतना ही लोगों ने काम करना चाहिए। और ऐसे को एक डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। 10 लोगों की जरूरत है और 11 लगा रहे हैं तो जो एक आदमी है वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड है। ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कई बार देखा गया है। 2 की जरूरत रहती तो 4-5 लगा देते हैं और फिर वो उधर 2 काम करते हैं, वो 4-5 मिलके गप्पे मारते और धीरे धीरे काम करते। होता कि नहीं होता? यही आपका लॉ है। तो ठीक है, टोटल प्रोडक्ट तो निकल के आ गया। एवरेज कैसे निकालते बेटा किसी भी चीज का? टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज निकालना तो बड़ा आसान है, यानी एवरेज इज व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। आसान है, निकाल सकते हैं। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो ये क्या आएगा? कॉलम नंबर 2 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 1। हाँ की ना? देख लो, 500 डिवाइड बाय 1, 1050 डिवाइड बाय 2, 1650 डिवाइड बाय 3, ऐसे करते 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 यहां तक आ गया। अरे हाँ की ना? मार्जिनल क्या होता है? पढ़ाया था मैंने कभी तो भी। एडिशनल क्वांटिटी। पहले कितना था, अब कितना बढ़ा। पहले तो कुछ भी नहीं था, तो अभी नया आया 500, तो 500 ही रहेगा। अभी 1050 हुआ, पहले कितना था? 500, तो मार्जिनल कितना हुआ? 550। पहले 1650, अभी 1650 हुआ, पहले 1050 था, मार्जिनल 600। 2200 माइनस 1650 550, 2600 माइनस 2200 400, 3000 माइनस 2600 400, 3350 माइनस 3000 350, 3600 माइनस 3350 250, 3800 माइनस 3600 200, 3800 माइनस 3800 0, 3700 माइनस 3800 माइनस 100। जबरदस्ती लेबर लगाओगे तो टाइम पास ही करेंगे ना, पैसे जाएंगे आपके और मार्जिनल कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा कम हो जाएगा। ना खुद काम करेगा ना दूसरे को करने देंगे। यस और नो? क्या आपको ये टेबल समझा? पक्का? तो कुछ सवाल पूछता हूं आपसे। समझा बोल रहे तो सवाल पूछेंगे हम आपसे। पूछूं? लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा और पक्का करते, अभी एकदम पक्का नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया, अपन पूरा पक्का करेंगे, फिर सवाल के सही जवाब आने चाहिए। चलिए आपसे थोड़े एक सवाल पूछ। एक बार जरा इसके तरफ देखिए, एक बार जरा इसके तरफ देखिए। टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? दिख रहा आपको? इसके अंदर 3 लाइन हमने ड्रॉ किए। कौन सी 3 लाइन ड्रॉ किए? वही सर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल। जो अभी हमने यहाँ पे निकाला था वही हमने लाइन ड्रॉ करी है। बराबर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो पहले, इधर इधर, वो वहां मत देखो, इधर देखो।
टोटल प्रोडक्ट जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा हूँ, टोटल प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते, यहाँ पे रुकेगा फिर कम हो जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा बेटा? यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखता हूँ, जीरो से लेके क्वांटिटी बढ़ती जाती, मतलब क्वांटिटी किसकी? लेबर की, लेबर यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। कहाँ तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा? जीरो से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जीरो जीरो यानी मतलब कहीं से, तो जीरो से तो भी स्टार्ट हुआ होगा। अभी 1 पे 500 है, फिर 1050 है, बढ़ते जा रहा। ध्यान देना जरा एक बार, 500 से 1050 हुआ, यानी कितना जंप मारा? 550 की। 1050 से 1650 हुआ, कितनी जंप मारा? 600 की। 1650 से 2200 मारा, 550। उसके बाद 2600, उसके बाद सॉरी 400 बढ़ तो रहा है, पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो गया। समझे? पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, देखो पहले सीधा 550 से बढ़ गया, फिर 600 से बढ़ गया, फिर 550 हो गया, फिर 400 हो गया, फिर 400 हो गया, फिर 350 हो गया, फिर 250 हो गया। बढ़ तो रहा है, पहले इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट। बढ़ तो रहा है, पहले एट द इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट, और एक जगह आके कांस्टेंट हो गया, उसके बाद नीचे गिर गया। बराबर है? ऐसा ही हुआ, पहले ऐसा बढ़ा एकदम इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट से धीरे धीरे धीरे, देखो ये एकदम स्ट्रेट है, फट से बढ़ गया, फिर धीरे 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 बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा, लेकिन एक जगह जाके रुक गया। कहाँ रुका ये? कहाँ रुका? ये देखो 9 के बाद 10 पे जाके रुक गया, नहीं बढ़ रहा, 3800 और 3800, और 10 के बाद तो उल्टा नीचे गिर गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपने कहां तक लेबर लगाना चाहिए, 10 तक कि 9 तक? 10 लगा के कुछ मिल रहा है क्या? अरे 10वां लेबर लगाया मान लो, तो कुछ मिला आपको? नहीं ना सर, 3800 था पहले भी 3800, कुछ मार्जिनल हुआ क्या आपका? कुछ नहीं मिला, तो क्या करेंगे? 9 तक ही लगाओ भैया, 10वें की सैलरी काहे को दे रहे जबरदस्ती? लेकिन कोई इंसान 9 पे रुकेगा कि 10 पे जाके मानेगा? 10 पे जाके ही मानेगा। वो 10 तक जाएगा, फिर देखेंगे अरे कुछ नहीं मिल रहा, फिर लेबर को बोलेगा चल कल से मत आना। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, इकोनॉमिक प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले ये ग्राफ समझ में आया क्या? पहली लाइन इसकी समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। ये ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, बराबर। अब हम दूसरी लाइन देखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट बाद में देखेंगे, पहले क्या देखते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। चलिए दूसरी लाइन मार्जिनल प्रोडक्ट की देखेंगे। क्या हुआ मार्जिनल का, ये देखो क्या हुआ, 500, 550, 600, इंक्रीजिंग, इट इंक्रीजिंग रेट, बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, अरे तो नीचे ही जाते जा रहा है, जाते जा रहा, जाते जा रहा। 500 का 550 हुआ, 550 का 600 हुआ, उसके बाद जो नीचे जाना स्टार्ट हुआ नेगेटिव में भी चला गया, जीरो भी आया। हाँ कि ना? तो चलो वैसा ही कुछ बना देते हैं इसको, फिर से देख लो। मार्जिनल बढ़ा, यहां तक बढ़ा, उसके बाद कम होना, जो स्टार्ट हुआ हुआ हुआ, यहां जीरो हो गया, या नेगेटिव चला, बराबर। लाइन समझ में आए? अभी लाइन का बहुत नामकरण बाकी है, अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूं। लाइन समझी क्या? क्यों ऐसी गई, ऐसी गई, समझा नहीं समझा? चलिए तीसरा हमारा एवरेज प्रोडक्ट, इसको भी देख लेते हैं। बढ़ा बढ़ा बढ़ा, कांस्टेंट हो गया ये और ये,
इसके बाद कम होते जा रहा है, होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा, बढ़ता है, एक जगह जाके कांस्टेंट होता है और फिर कम होते जाता है। यस और नो? चलो इसको भी देख लेते हैं, फिर इसकी भी लाइन देख लेते हैं ना। ये देखिए, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहां पे कांस्टेंट हुआ और फिर कम होना स्टार्ट हो गया। बराबर, लाइन बराबर बन गई। अब काम की बात, जरा अगर टीपी कर्व और एमपी कर्व पे नजर डालो। पहले कौन से कर्व पे बेटा? टीपी कर्व और एमपी कर्व। आपको एक चीज देखने मिलेंगी, जहां से एमपी नीचे आना स्टार्ट हो रहा है, वहीं से ये कर्व पहले स्टीपर था, यानी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, वहीं से टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो गया। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, टीपी पहले बहुत फास्ट बढ़ा, फिर बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। तो जहां से ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना चालू हुआ, वहीं से मार्जिनल प्रोडक्ट ने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। हाँ कि ना? तो ये दोनों पॉइंट एक हैं, ऐसा ये बोलता है। तो एक बार देख भी लेते हैं दोनों पॉइंट एक है क्या। टीपी फर्स्ट केस के अंदर कितना बढ़ा? 550। सेकेंड केस में 600 और थर्ड केस में क्या हो गया? 550। यहां से डिमिनिशिंग रेट से कम हुआ टीपी थर्ड पॉइंट से। हाँ कि ना? तो मार्जिनल भी वैसा ही हो रहा क्या? यस, 500 का 550, 550 का 600, थर्ड के बाद ये भी नीचे जाना स्टार्ट हो गया। हाँ कि ना? तो मतलब सही है। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग and total products start increasing but at a diminishing rate. क्या बोला मैंने? marginal products start decreasing, total products start increasing but at a diminishing rate. बढ़ total product तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अब total product जो तेजी से बढ़ रहा था, अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, वो diminishing rate से बढ़ना स्टार्ट हुआ। समझ आया कि नहीं आया? बराबर। आगे चलते हैं। ये पहला रिलेशन आप लोगों को बताया मैंने। कौन सा रिलेशन? पहला। अभी हम कहाँ तक पहुंचे? अभी हम यहाँ तक पहुंचे। ये देखो, ये यहाँ तक पहुंच गए। थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इन दोनों का इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन हुआ? एपी और एमपी का, यानी एट पॉइंट बी एपी इज इक्वल्स टू एमपी। बराबर है? बोल सकता मैं? एक सवाल का जवाब दो। इसके पहले, बी पॉइंट के पहले, एपी इज ग्रेटर देन एमपी। एपी लाइन ऊपर है, सॉरी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। एमपी लाइन ऊपर है, एपी नीचे है। एट पॉइंट बी एमपी इज इक्वल्स टू एपी एंड आफ्टर पॉइंट बी एमपी इज लेस देन एपी। हाँ कि ना? बराबर, कोई बात नहीं सर। यानी जो स्टेज 1 है वो यहां तक है। जैसे ही एपी इज इक्वल्स टू एमपी होता है, स्टेज 2 स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो चलो पहले मैं स्टेज 1 की कहानी पढ़ता हूं। स्टेज 1 में क्या हो रहा है? टीपी कर्व में, टीपी कर्व में क्या हो रहा बेटा? टीपी कर्व बढ़ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक एट अ इंक्रीजिंग रेट। आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। marginal product curve increases till point of inflection. After that it starts decreasing. Average product never falls in stage 1. It is increasing and increasing till point B. यानी स्टेज 1 के अंदर एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। ये थी स्टेज 1 की कहानी। अब जैसे ही इंटरसेक्शन हुआ, हम आते हैं स्टेज 2 पे।
स्टेज 2 पे अगर मैं बोलूं टीपी, इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड एमपी ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग एंड इज लेस देन एपी। एमपी लाइन जो है एपी से कम है, हा की ना। और ये स्टेज कहां तक जाता है? जब तक एमपी जीरो नहीं होता तब तक। कहां तक जाता है? जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो नहीं होता तब तक। और मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हुआ मतलब टीपी मैक्सिमम आ गया। ये देखो बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, ये मैक्सिमम। इसके बाद क्या हो रहा है? नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है। मतलब एट दिस पॉइंट व्हेन एमपी इज जीरो, टीपी इज मैक्सिमम। टीपी इज मैक्सिमम व्हेन एमपी इज जीरो एट दिस पॉइंट। और अगर इसके अंदर भी हम देखें तो भी आप यही पाओगे, एमपी जीरो कब है? यहां पे है, देख लो। और इसी पॉइंट पे टीपी जो है आपका मैक्सिमम है। मैंने बोला था 9 पे जाके आदमी रुकेगा नहीं, एक बार 10 पे तो जाएंगे ही। भाई बात समझे? 10 पे जाए, देख लिए कुछ बढ़ा नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो, टीपी मैक्सिमम। इससे ज्यादा टीपी नहीं हो सकता। इसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट होता है, और जैसे ही नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो ये हो जाता है, टीपी तो आपका नीचे चला गया, माइनस मतलब कम हुआ, एमपी नेगेटिव चला गया, और ये तो गिर ही रहा था एपी तो। आई बात समझ में? अब एक चीज और देखिए, एमपी और एपी इक्वल कहां पे है? एमपी एपी, एमपी और एपी ये फोर्थ पे बराबर है, तो इक्वल थे। यहां तक हमारा कौन सा स्टेज है? स्टेज 1। ये देख लो, यहां तक है स्टेज 1, यहां से स्टार्ट होके यहां तक आएगा स्टेज 2, सॉरी, और इसके बाद स्टार्ट होगा स्टेज 3। बराबर है। अब इस स्टेज का अगर मैं आपको नाम करना चाहूं, मैं बोलता हूं इस स्टेज का नामकरण करो, तो क्या नामकरण करोगे आप? अपने दिमाग से बताओ। पहले स्टेज में क्या कहानी दिख रही बेटा? सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो मैं इसका नाम देता हूं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या नाम देता हूं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। मेरे रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रिटर्न्स बढ़ेंगे ना, मतलब मुझे क्या रिटर्न बढ़ के मिलेंगे। सेकेंड स्टेज का क्या दूं? इंक्रीज तो हो रहा है बट सर एट ए डिमिनिशिंग रेट, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और तीसरे में तो नीचे ही चला गया, तो लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। क्या बोलूंगा? लॉ ऑफ नेगेटिव। अभी नाम मैंने नहीं दिए, इकोनॉमिस्ट लोगों ने दिए, और ये सही भी है, कुछ गलत नहीं दिए। पहले में तो इंक्रीज ही हो रहा, सेकेंड में इंक्रीज हो रहा लेकिन एट ए डिमिनिशिंग रेट, और थर्ड के अंदर डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चला गया। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब मैं आपसे पूछूंगा तीनों स्टेज में क्या क्या होता है। मेरे सवाल का बिना देखे जवाब देना। सवाल या लिखे हुए मैं बताता हूं। फर्स्ट स्टेज की एक्सटेंट कहां से कहां तक है, इसमें देख के बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एनालिसिस करना एक बार आ गया फिर मेरी चिंता खत्म हो गई। फर्स्ट स्टेज की एक्सटेंट मतलब कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है फर्स्ट स्टेज। जीरो को ओरिजिन भी बोलते हैं। हाँ, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा, खत्म कहां हो रहा? एपी और एमपी के इंटरसेक्शन पे। और कुछ बोल सकते हो इसको देख के आप? एपी इज मैक्सिमम। जैसे ही एपी मैक्सिमम पहुंचा, स्टेज खत्म। देख लो, ये पॉइंट पे आपका जो एपी है ना, ये मैक्सिमम है, इसके बाद एपी कम होना स्टार्ट हो रहा है। बराबर है। और एमपी और एपी इंटरसेक्ट कब होते हैं? व्हेन एपी इज मैक्सिमम, सो एमपी इज इक्वल्स टू एपी। ये सब लिख कर दिया हुआ है, मैं अभी समझा रहा, घर जाके एक बार आपको देखना है सिर्फ। लेकिन पहले क्लास में मैं मेरा मन तो तसल्ली कर लूं कि आपको समझा कि नहीं। ये समझा पहला स्टेज कहाँ खत्म हो रहा, कहाँ शुरू हुआ। दूसरे स्टेज के बारे में बताइए। फ्रॉम स्टार्ट कहां से होता है? व्हेन एपी इज मैक्सिमम, वहां से स्टार्ट होता है, या एपी इज इक्वल टू एमपी। और खत्म कहां होता है? व्हेन एमपी इज जीरो एंड टीपी इज मैक्सिमम। शाबाश, मजा आ गया। और सी बताने की जरूरत है। स्टार्ट कहां से होता है? व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, थर्ड स्टेज। और नीचे का व्हेन एमपी इज जीरो, यहां से स्टार्ट होता है। और इस तीसरे स्टेज में क्या होता है?
MP इज नेगेटिव एंड TP इज फॉलिंग, फॉलिंग, और AP तो फॉल हो ही रहा है, वो तो देता नहीं। समझ में आया क्या? अब एक और सवाल के जवाब दे दो मेरे। फर्स्ट स्टेज में यानी ये स्टेज में मैं चाहता हूं कि आप तीनों लाइन के बारे में दो शब्द कहें। मैं क्या चाहता, आप तीनों लाइन के बारे में दो शब्द कहो। चलिए, TP का क्या हो रहा? इनिशियली इट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। बेटा डिमिनिशिंग रेट बाद में, ये स्टेज पूरे पहले स्टेज की बात करनी है, बिना देखे बोलना है। इट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है एटिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। बराबर है? अरे यार क्या हो गया आज? इसके बाद दूसरा कौन सा है अपना? AP कर्व, सॉरी MP कर्व, AP कर्व, कोई भी बोल दो। AP कर्व का क्या हो रहा? AP कर्व इंक्रीजेस बट इट इज लोअर देन MP कर्व। देख लो पूरे स्टेज में MP ज्यादा है, AP कम है। AP इंक्रीजेस बट इट इज लोअर देन MP कर्व। एंड स्टेज 1 में AP इज मैक्सिमम, और इसके बाद ये मैक्सिमम स्टेज 1 में ही पहुंच जाता है, उसके बाद ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। बराबर है? समझा? दोनों लाइन के बारे में कुछ बोल दिए। अब MP के बारे में भी दो शब्द कह दो। इनिशियली इट इंक्रीजेस एट अ फास्टर रेट टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आफ्टर दैट इट इंक्रीज स्टार्ट डिक्रीजिंग, and at the end of the stage MP is equals to AP। बस। और एक चीज और, MP कर्व कट AP कर्व फ्रॉम अबव। MP कर्व कट्स AP कर्व फ्रॉम अबव। पेचा लड़ा रहा ऊपर से, पेचा लड़ाते ना, नीचे से खींचते हैं ऊपर से डालते हैं सर, वैसा ये कहां से पेचा लड़ा रहा? ऊपर से डालते, ऊपर से डालते ढील देते ना, फिर पतंग उड़ाते नहीं उड़ाते, ऐसा कुछ तो भी होता है। समझ आया क्या? पक्का? तो एक काम करो, सेकेंड स्टेज में तीनों लाइन की जरा दो शब्द हमारे को कहिए, तीनों लाइन के बारे में। चलिए, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, इट रीचेस मैक्सिमम पॉइंट एट द एंड ऑफ स्टेज 2। बस। अब ये दोनों लाइन की कहानी बोल दीजिए। MP की कहानी बोल दो चलो पहले। इट डिक्रीजेस एंड एट द एंड ऑफ द स्टेज इट इज 0। सीधा बोल दो, इट इज 0। और AP पूरे स्टेज में कुछ नहीं हो रहा, इट इज डिक्रीजिंग, बट इन स्टेज 2 AP is greater than MP, यानी AP is decreasing at a lower rate, MP is decreasing at a faster rate। ऐसा ही है। अब तीसरे स्टेज में भी बोल दो तीनों की कहानी। TP क्या हो रहा? TP फॉल्स, MP becomes नेगेटिव, और AP जैसा आया था वो भी फॉल हो रहा है बेचारा। अब बताओ, कुछ नया लगा, कुछ अकल लगी क्या? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। घर जाके पता है क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक बार इसको देखना, और ये जितना अभी मैंने बड़बड़ किया ना, और जो आपने बोला सॉरी, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं आएंगे। ये रिलेशनशिप और पॉइंट्स टू रिमेंबर, और ये भी, ये रिलेशनशिप की 4 रूल है, ये भी जरा देखना, वही मतलब रूल जो हमने अभी बना है। और कल हम इसी को आगे लेके ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हम कल कंप्लीट करेंगे। यानी कल हम रीजन देंगे ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों कम हो रहा है एक समय बाद, विथ रीजन जो इसने दिए, लॉ वाले ने, मैं नहीं दे रहा, इससे जो लिए वो आपको बताऊंगा। लॉजिकल रीजन है, पूरे लॉजिकल। ठीक है, समझ आया ये अच्छे से? घर पे एक बार पढ़ के जरूर, मतलब ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, एक बार देख लो। ठीक है, कॉमर्स वालों को भी, साइंस वालों को। ठीक, चलो बाय, आज यही रुकते हैं।